Hi everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले विवेक की असाइनमेंट चेक की है। बाकी लोग से मुझे असाइनमेंट या फिर कोलैब की लिंक भेज दो, मैं रिव्यू करके आपको फीडबैक दे दूंगा वहीं पे, या फिर कनेक्ट या फिर मेरे साथ कनेक्ट करो अगर आपको कुछ डाउट है तो। चलो ओके। हाँ, लगता है अजय ने रिवाइज किया है। अजय तो हाँ कुछ सर, हाँ रिवाइज कर रहा था। एक्जीबूस्ट का कुछ नया सीखा आपने, या फिर वही कंसेप्ट हमने देखे हैं, वही कंसेप्ट आपने पढ़े? एक्जीबूस्ट का भी मैंने किया था। राइट राइट, एक्जीबूस्ट का ही मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने चैनल में शेयर किया था कंटेंट, उसमें हाँ वही नया है या फिर जो हमने कवर किया है उतना ही है? जो आपने कवर किया उतना ही है, लेकिन उससे रिलेटेड मतलब था, मुझे सही लग रहा अच्छा अच्छा, ठीक है। है, पढ़ा था मैंने इसीलिए। ठीक है ठीक है। अगर कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वो भी पेस्ट किया करो ग्रुप में, चैनल में। हाँ श्योर सर। सुशांत सुशांत मोनिका कहाँ है? सर तिथं एमटेकचं लेक्चर चालू आहे. कोणतं लेक्चर? एमटेक आज अरे तिकडं लक्ष देऊ नका म्हणा एमटेकच्या लेक्चरकडं. ते काय तिला सांगतो, मला तिला वाटतं. सांग तिला सांगतोय, हा हा. पण ते एकदा तुम्ही तिला बोलता का एकदा? म्हणजे ऍक्च्युअली काय झालंय माहिती का, आता मी पण तिला म्हणतो ना, आपला आता 1.5 महिना क्लास राहिलाय, ते राहिलंय, हाँ, तर आठ ते दो महीने क्लास बचा है, राइट? 2 या 2.5 महीने, जो भी जितना मैं एडवांस लेना चाहता हूँ, अगर वो मैं कवर भी करता हूँ कुछ लास्ट दिनों में, तब भी कैलकुलेट किया तो 2.5 महीना मैक्सिमम। और हम ऐसा ही करते हैं जनरली, हम लास्ट मोमेंट पे इधर उधर जाके अननेसेसरी चीजें सीखते हैं। एमटेक की चीजें कुछ काम नहीं आएगी आपको। आपके स्किल्स इम्प्रूव कर, वो सिर्फ डिग्री रहेगी। डिग्री से क्या होता है, जो भी आपका पैकेज लगने वाला है वो 1-2 लाख ज्यादा हो जाएगा डिग्री देख के, पीजी देख के। हाँ, उतना डेफिनेटली फायदा होगा आपको, मैं ना नहीं बोलता, बट इंटरव्यू के लिए फायदा कुछ नहीं होता है उसका। तिला सांगतोय मी, तिला म्हणलं होतं एमटेक कडे लक्ष देऊ नको, काही नको, आपलं क्लासला 1.5 महिना बाकी आहे, तर त्याकडे लक्ष दे. फास्ट तिचं करत हा तर तुला एक सांगतो सुशांत, कसं असतं माहिती का, आपल्याला हमें क्या लगता है कि डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी यार, सिंपल सिंपल चीजें करनी है। जर काय म्हणजे पाठीमागं पप्पाची तब्येत ठीक नव्हती का सर? मैं क्लास में दिए हुए असाइनमेंट नहीं देखूंगा, मैं क्लास के लेक्चर्स नहीं देखूंगा, मैं खुद से ही यूट्यूब के थोड़े से लेक्चर्स देखता हूँ बीच बीच में, और खुद से ही कुछ असाइनमेंट्स करके दिखाता हूँ। तो ये तो चीजें आती है मन में, हाँ, बट आपको नहीं करनी है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है आपको, बस उसके बाहर जाना ही नहीं है। और खास करके एमटेक के लेक्चर्स। ऍक्च्युअली काय झालं तसं, ते आपण जसं मशीन लर्निंग चालू केलं का, हाँ, तेव्हापासून तिचं म्हणजे तिला समजलंच नाही म्हणते. तिला काय विचारलं की ते म्हणजे मला कळण्यात गेलं म्हणते, असं म्हणजे मशीन लर्निंग पासून कसं आहे माहिती का, जे पण नाही कळालेलं तुम्ही बिंदास विचारू तर शकता मला. हाँ, तुम्ही आहेतच किती बघा, तो आप कितने लोग हो, 1 2 3 4 5 लोग हो, तो कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हो, तो वहीं के वहीं कनेक्ट करके रोक के मुझे, अगर आपको लग रहा है कि क्लास में नहीं मैं बोल सकता, तो क्लास के बाद एक बार रिव्यू करा लो आपकी असाइनमेंट, जैसे विवेक करता है। विवेक हर बार फोन करके वो सॉर्ट आउट करके लेता है वो चीजें। अजय अजय कर रहा है। हम और विवेक तो कनेक्ट भी हुए थे एक घंटे हाँ के लिए। हाँ, डिस्कस किया था। आप 2 लोग एकदम बढ़िया से कर रहे हो सब कुछ। जहाँ पे भी डाउट आता है वो लोग हम मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, मुझे दिखाते हैं कि ये किया है, यहाँ डाउट है। आप तिला अजय ने फिर से कल लेक्चर देखा कहीं से और ग्रुप में डाल दिया वो स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ से नहीं समझ रहा है या फिर कोई कंसेप्ट नहीं ऊपर नीचे हो गया तो फिर से मुझे पूछो, उतना ही सफिशिएंट है वैसे तो।
उसके बाहर का तिला पण की नाही समजलं तर रेकॉर्डिंग बघायची, रेकॉर्डिंग नाही बघितलं सरांना फोन लावायचा, विचारायचं. तो कभी भी अवेलेबल आप ही के लिए हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे? 5-6 लोग हैं, उसमें ईमेल का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है, बाकी बचे कितने फिर उसमें से? 3-4 ही लोग बचे हैं, 4 ही लोग वैसे तो, अजय, सुशांत, मोनिका, विवेक, ठीक है। वेद ने भी कल कंसेशन मांगा है कि थोड़ा सा समय दे दो, मैं एटलीस्ट लेक्चर अटेंड करूंगा बट असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरे हिसाब से दोनों भी करना चाहिए, किसी में एक्सक्यूज नहीं देना है आपको, बट एटलीस्ट आप 4 लोग। हाँ सुशांत, यस सर, असाइनमेंट तो कल प्लेस का असाइनमेंट अब आप लोगों को इतना भी आप कर पा रहे हो, अगर मैं दी हुई असाइनमेंट, राइट, यस सर, और जो क्लासेस है वो रेगुलर करना, और कभी कभी मॉक इंटरव्यू देना, अब इतना भी कर रहे हो ना आप, उतना सफिशिएंट है मेरे लिए। आपका ट्रांजिशन करवाने के लिए ये काफी हेल्प करेगा ये चीज। और ये 100% हो जाएगा ट्रांजिशन। एक बार हो गया ना, फिर आपको भी लगेगा कि अरे थोड़ा सा था वो हेक्टिक, हो गया फाइनली। अभी तो एआई है फ्यूचर, 20-30 साल अगर एआई में निकालोगे आगे की, तभी लाइफ सेटल है। सही रहेगी सर वैसे ही। हाँ, अभी शुरुआत हुई है, 4-5 साल हुए हैं शुरुआत होके एआई की। धीरे 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 करके अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं। अब फिर से बाद में अगर बोलोगे ना, नहीं नहीं मैं अब करता हूँ एआई का प्रिपरेशन, तब होगा क्या कि 4-4 साल किए हुए इंजीनियरिंग के बंदे आ जाएंगे कंपटीशन में, और जूनियर लोगों को आपसे ज़्यादा पता होगा। 1 साल का सिलेबस नहीं रहेगा, फिर मुझे भी शायद सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ड्यूरेशन भी आगे जाके बढ़ानी पड़ेगी, और ये होगा, यही होने वाला है। ये तो होना ही है सर। कम सिलेबस है उतने में लग जाना, जैसे कि मैं लगा हूँ सिर्फ मशीन लर्निंग सीख के, बाकी डीप लर्निंग भी उतनी सीखी नहीं थी हमने उस समय। देखो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उतना ही सीख के, वो भी ऑन जॉब ही। बट आपके पास वो मौका है अभी। आप देखो, एक तो लोग एमएल ऑप्स की डिमांड कर रहे हैं अब, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, जनरेटिव एआई की, ट्रांसफॉर्मर्स, ये 4-5 टॉपिक्स आपको अलग सीखने हैं आपकी बैच को, जो पहले बैच में मैंने नहीं सिखाए। तो हर रोज हर हर साल सिलेबस बढ़ता रहेगा, तो कवर करना और फिर बाद में मोटिवेट हो खुद होके ट्रांजिशन करना काफी 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 मुश्किल होगा। फिर आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप कोई दूसरा क्लास लगाओगे, दूसरा क्लास को तो सुशांत कौन है और मोनिका कौन है और विवेक कौन है, स्वप्निल कौन है, वो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं होगा, राइट। कि कितने लोग मेरे क्लास में हैं और कितने को मैं पर्सनली अटेंड कर पा रहा हूँ, एंटरटेन कर पा रहा हूँ, कोई नहीं करेगा आपको। ये तो है ही सर। हाँ हाँ, मुझे मुझे पता है एक्चुअली कि क्लासेस कैसे होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी जनसंख्या होती है उनमें, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 50 बच्चे, और वो लेते भी इतना डिटेल में नहीं है जितना मैं कस्टमाइज करके ले रहा हूँ आपसे। विवेक ने पढ़ा है, विवेक को पूछ लो। नहीं आपका तो मैंने देखा है सर। हाँ, जैसे मैंने इसमें यूट्यूब पे भी कभी वीडियो नहीं कर, स्नैक में जाता हूँ मैं, ये मतलब मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे उससे बाहर नहीं दिखता। आपके बाहर कभी जाता है, चीजें सेम ही रहती लोग। सर मैंने भी कहीं से पढ़ा था प्रॉपर वो, लेकिन वो प्रैक्टिकल और जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल जो यूज हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं आ पाता, हाँ। नहीं आता। नहीं, बाकी के क्लास में क्या होता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सिखाते, सिर्फ पढ़ाते हैं कि सिलेबस जितना है उतना पढ़ाते हैं, बाकी ऐसे कुछ बोलते नहीं कि पढ़ाते हैं इंटरव्यू टाइप पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। नहीं, आपका सही रहता है, ट्रिकी रहती है चीजें, जितनी आप देते हैं असाइनमेंट भी ट्रिकी रहते हैं। मतलब ये नहीं था इजीली कर ले हम लोग, तो लगना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा वो ट्रिकी ही होता है, क्योंकि रियल लाइफ की असाइनमेंट ऐसी होती है, जो बाकी क्लास वाले उतनी सिंपल और सिंपल सिंपल असाइनमेंट देंगे, आपसे कुछ करवाएंगे और ध्यान नहीं देंगे सबसे। अब मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स की, कौन से स्टूडेंट्स की कितनी प्रोग्रेस चल रही है, तब आप भी ये कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ इसको एंड टू एंड पता है, इस मेंटर को मेरा जो भी प्रोग्रेस है उसको उसको प्रॉपर वे से। अब वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा के वो निकल जाते हैं, उन आपकी प्रोग्रेस, एंड टू एंड प्रोग्रेस कोई नहीं ट्रैक करता वहाँ पे। तो मैं हूँ, राइट,
क्लास इवन क्लास खत्म होने के बाद भी मैं हूँ, कभी भी आप कनेक्ट करो, मुझे बोलो कि नहीं नहीं सर आज से शुरू किया है मैंने, तो वो भी ठीक है मेरे लिए, राइट। और स्लोली आपके पेस के ऊपर है कि आप कैसे कैसे लेक्चर्स कवर करते जा रहे हो, और कैसे असाइनमेंट करके दिखा रहे हो, या फिर मुझे पूछ रहे हो कि असाइनमेंट क्या करना है, तो मैं बता दूंगा कि ये करके दिखाओ कल कल तक, परसों तक। धीरे धीरे आप अपने पेस से चलो, कोई नहीं। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो 1 साल में होना है वो 1.5 साल में हो जाएगा ट्रांजिशन। बट कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। 2 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे देना ही है आपको। और ये बहुत बोरिंग सा है, मुझे पता है वो, सैटरडे संडे भी काम करना और ये लेक्चर करना काफी मोटिवेशन लगता है। नहीं तो फिर बोर होता है आदमी, अरे यार 5 दिन काम काम कर रहा हूँ, फिर सैटरडे संडे लेक्चर सुनना पड़ रहा है। लेकिन बट सर मजा आता है, अच्छी चीज है। हाँ हाँ, अभी मजा आता होगा आपको क्योंकि आप लास्ट तक आए हो, राइट। काफी कंसिस्टेंट हो आप सब लोग, इवन सुशांत है, अजय है, विवेक कंसिस्टेंटली है, मोनिका भी थी अभी तक कंसिस्टेंट। और ये टफ ही है, फील्ड टफ है, मैं मानता हूँ खुद ही टफ है। तो आपको मेरे साथ कनेक्ट करके और सॉर्ट आउट करनी है चीजें, जितना भी जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा। वो आप सही कह रहे हैं, 2 घंटे देना पड़ेगा तभी वो क्लियर आती चीजें, ना फिर तो ऊपर से निकलती चीजें। हाँ हाँ, क्योंकि ये टफ है, इसीलिए तो सैलरी ज्यादा है इस फील्ड में। टफ ही नहीं होती तो फिर लोग क्यों देते ना सैलरी इतनी इतनी बड़ी। पहले तो सिर्फ आईआईटी के बंदे ही होते थे डीएस में, फिर बाद में हमारी जैसी भी जनता घुस रही है। तो है, कष्ट तो है, वो तो करना ही है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है फिर। और एमटेक वगैरह करना मतलब कि ऐसा है कि अब ये तो नहीं जम रहा है तो दूसरा कुछ मैं करता हूँ, इस टाइप सोचना है वो। तो वो भी आपका ट्रांजिशन नहीं करवाएगा एमटेक, ये तो हाँ, हाँ? जो मैं मिलता हूँ। बीटेक वाल्याला पण सॅलरी जास्त आहे ना आजकाल. हाँ हाँ, एमटेक नाही केलं तरी चालतंय, काय प्रॉब्लेम नाही. यार पहिला एमटेक कोई नहीं देखता है, एमटेक कोई नहीं। और अगर देखता भी है, मैं मानता हूँ कि उससे फर्क पड़ता है, बट कब फर्क पड़ेगा, जब आप इंटरव्यू क्रैक करोगे। एमटेक के बेसिस के ऊपर इंटरव्यू क्रैक कर ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि एमटेक तो बहुत कैजुअली लेके हम पास कर लेते हैं एमटेक वाली चीजें। अब अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अगर इंटरव्यू क्रैक किया आपने और एमटेक भी है आपका, जैसे मेरा भी है, एमटेक आईआईटी का है, तो होता क्या है कि 2-4 लाख पेमेंट बढ़ जाएगी आपकी। हाँ, ये फिक्स होता है, ठीक है, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं किया है, करने की सोच रहा है कोई भी एक पीजी, तो बिंदास करो। जहाँ पे 25 लाख मिलना है, 20 लाख मिलना है, वहाँ पे 20 लाख की जगह 23 लाख मिलेगा, 25 लाख की जगह 28 लाख मिलेगा। सीनियर का बजट होता है 17 से 27 तक, तो मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंचा देते हैं आपको, 27 दे देते हैं अगर सीनियर का उतना बजट है तो। और जनरली ये बजट होता है सीनियर के लिए, राइट, किसी भी कंपनी में 17 से लेके 27 तक का, तो आपको मैक्सिमम देते हैं। और अगर पीएचडी वगैरह है तो आप बोलोगे हाँ उससे भी ज्यादा मिलेगा, फिर 30 मिलेगा आपको उसी केस में। मतलब एक मैं अंदाज दे रहा हूँ, एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको कि कितना कितना फर्क पड़ सकता है। ऑलरेडी आप उसके ऊपर हो तो उससे ज्यादा ही मिलेगा। अगर आप पीएचडी हो, मान के चलो। अरे पीएचडी तो बेटर और होगी मेरे आपका, ख्याल से। हाँ हाँ, और आपका मान के चलो कि अब 40 लाख का पैकेज है तो 60 लाख कोई भी देगा आपको। बट हाँ, उसके लिए एक कंडीशन है कि 11+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तब जाके वो मिलेगा। चलो, तो कोशिश करो फिर से क्लास ही कंटिन्यू करके, क्लास एक बार खत्म होने के बाद वो बाकी देख लेना। मोनिका अभी से तो सर वैसे भी कोर्सरा मोनिका वाला से करना बात कर सर्टिफिकेट लेना। हम लोगों को। क्या बोले अजय? अभी तो कोर्सरा के भी सर्टिफिकेट बुक करने के लिए क्रैक हम लोगों का काफी। हाँ, वो भी बाकी है, डीप लर्निंग के जो मैंने बोले थे, राइट।
हाँ, वो मशीन लर्निंग का वेट कर रहा हूँ, जैसे खत्म हो जाए तब मैं उस पर मशीन लर्निंग चालू करूँ उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बट प्रायोरिटी आपको देनी है मेरे असाइनमेंट के ऊपर, हाँ, सब लोगों यस को। सर, यस सर। हाँ, उसके बाद की बाकी सब सारी प्रायोरिटी उसके बाद की है। अब जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो कनेक्ट करो, मैसेज ड्रॉप करो। तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मैं बीच बीच में बोलता भी हूँ, चलो मतलब उनको पता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक हो रही है मेरी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं। आपको आता है नहीं आता कुछ मतलब उसका कुछ ये नहीं है, बट आपने शुरुआत की है, आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ दिखा रहे हो आप करके, वो मेरे लिए मायने रखता है। आपका गलत हो सही हो वो तो ठीक है, आप सही कर लोगे उसको, बट आप दिखाओगे ही नहीं तो आपकी असाइनमेंट रिव्यू होगी ही नहीं। सर अभी कल का हाउस प्राइस का मैंने किया था ना, तो उसमें क्या था, 99% एक्यूरेसी ट्रेन पे आया, लेकिन टेस्ट पे 77 ही आ रहा है। उसका मतलब वो ओवरफिट हो रहा है। आप L2 का रेगुलराइजेशन जो है, गैमा और लैम्डा वैल्यू चेंज करके देखो प्रकाश। ये ओके ओके। प्रॉब्लम विवेक को भी आया है, आज मैं उसी का असाइनमेंट हाँ चेक कर रहा था, तो एक बार वो चेक कर लो। कल हमने मतलब देखा, वो इस पे ट्रेन पे बहुत अच्छा फिट हुआ मॉडल, 99%, मतलब आई थिंक ओवर फिट ही हो गया वो फिर। XGBoost का ये प्रॉब्लम ही है, इसलिए XGBoost प्रोडक्शन में क्यों नहीं जाता। XGBoost अच्छा मॉडल है, बट ओवर फिटिंग की वजह से ही वो प्रोडक्शन में नहीं जाता। अगर आप किसी को भी पूछोगे कि अब कल मेरा एक डिस्कशन हो रहा था मेरे प्रीवियस मेंटी के साथ, मैं उसको पूछ रहा था कि कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हो, कौन से मॉडल आपने प्रोडक्शन में फाइनलाइज किए हुए हैं। तो बोल रहा था कि मैक्सिमम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट ही चलता है, मतलब वो मशीन लर्निंग पे ही अटके हुए हैं अभी तक। क्योंकि बिजनेस यूजर्स डीप लर्निंग मॉडल यूज किया तो बिजनेस यूजर्स पूछते हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो ये सब। तो बोल रहा था कि ट्री बेस्ड मॉडल्स कैसे रिजल्ट्स देते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हो, हमें दिखाना आसान होता है, और वो अच्छा रिजल्ट भी अच्छा देते हैं वैसे रैंडम फॉरेस्ट वगैरह। अच्छा, जैसे सर मैं कल एक सुन रहा था, कृष्ण नायक करेंगे, उससे इंटरव्यू पूछा गया था, जैसे कि इसमें अगर डिसीजन ट्री थे तो फिर हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम यूज करें? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब क्यों जरूरत पड़ी। तो ये डिसीजन ट्री एक ट्री है राइट, बट रैंडम फॉरेस्ट मल्टीपल ट्रीज है, मल्टीपल हम एग्रीगेट करते हैं रिजल्ट्स को, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको हाँ, ये सर। पहले। सर इसका मतलब वही होता है ना कि हम एन एस्टिमेटर ऐड करते हैं, डिसीजन ट्री में एन एस्टिमेटर नहीं होता है, राइट? डिसीजन ट्री में एन एस्टिमेटर नहीं होता है, वहां पे मतलब सिर्फ एक ही ट्री होती है, इसके लिए एन एस्टिमेटर नहीं है, बिकॉज अगर हम एन एस्टिमेटर ऐड करते हैं तो वो उतने नंबर ऑफ ट्रीज ऐड हो जाते हैं ना। राइट राइट। चलो आगे से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन क्लासेस, आपके डाउट्स या फिर जो भी आपको पता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ताकि हम आपका भी रिवीजन हो जाए उससे हाँ, थोड़ा ये उसे। बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। हाँ, राइट राइट। तो हम क्या करेंगे, एक वीक डेज में कोई भी एक आधा घंटा पौने घंटा निकालेंगे, और उसमें ये डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं, बस कि क्या सीखा है, क्या पढ़ा, क्या याद आ रहा है आपको, यही यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे की कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रियल लाइफ में कैसे वर्क असाइन होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी बताता जाऊंगा आपको। तो हर वेंसडे रखते हैं फिर क्लास, हर वेंसडे शाम को सर 9:30 बजे। वेडनेसडे की जगह ये थर्सडे कर ले, आप हम इसमें थर्सडे कर लेते हैं, ट्यूसडे कर ले। हाँ, थर्सडे भी चलेगा। ठीक है ठीक है, फिर हाँ ट्यूसडे भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हाँ, किसी। ट्यूसडे और थर्सडे में चलो, मेरा ऑफिस जाना होता है तो कोई ना कोई पार्टी आर्टी लगा देता है। अच्छा, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ना। नो इश्यूज, कोई कहीं कभी रख दीजिए सर, चल जाए। विवेक को तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नो लोग सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम राइट। नो, नो प्रॉब्लेम सर. सुशांत, नाही सर, कधी कधी फक्त निवडकचं काम असते तेव्हा मग ते त्या केसमध्ये, बाकीचं नाही सर, जमतंय. अच्छा ठीक है मग फिर हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को क्लास रखेंगे, मंडे ट्यूसडे राइट, ट्यूसडे शाम को 9:30 बजे मिलते रहेंगे हम, छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे हाँ वो सर, डिस्कस करेंगे।
मेरे साइड में भी सर दिन में बस है, मेरे को शाम को भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 7-8 बजे के बाद डेली ऑफिस जाना पड़ता है, 8 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, फिर 8 साढ़े 8। या सर ऐसा कीजिए, जैसे आप कोई टॉपिक नहीं है हमें, जैसे आज आप दे दें टॉपिक दे दें हमें, पर आप उसी दिन हम लोग से डिस्कस करें, फिर आप अपना व्यू देंगे तो उसमें और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलेगा, कर सकते हैं। चलिए, आज एक सिंपल एल्गोरिदम देखते हैं, के नियरेस्ट नेबर्स। आज क्लास जल्दी खत्म होगी क्योंकि मुझे एक शादी अटेंड करनी है एक्चुअली, नज़दीक के रिलेटिव की, तो 1 घंटा ले लेंगे हम 11:30 तक, या फिर ये एल्गोरिदम जब तक चलेगा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह देख के क्लोज करेंगे आज का सेशन। केनियन पूछा जाता है, उसकी वर्किंग पूछी जाती है, और डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन से यूज किए वो भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और ये सबसे आसान है, के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम। अब के नियरेस्ट नेबर्स, तो ये क्या बता रहा है हमें? नियरेस्ट नेबर्स मतलब क्या कि जैसे एक एनालॉजी अगर मैं दूं तो मैं ये दे सकता हूँ, राइट, कि मुझे आप क्या करो, आपके दोस्त के बारे में, रिश्तेदार के बारे में ज़्यादा बताओ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हो। टेल मी मोर अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर, राइट। आपके जैसे दोस्त है, आपके लोग, आपके दोस्त अगर अच्छे हैं, राइट, बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि आप भी बिजनेसमैन हो। आपके दोस्त अगर आवारा है, गुंडे है, बदमाश है, तो हो सकता है आप भी उसी कैटेगरी में हो। तो यही ढूंढता है, आपके नियरेस्ट नेबर्स ढूंढता है कौन है, आपके दोस्त ढूंढता है। आपके दोस्त सारे पियक्कड़ है तो वो बताएगा कि आप भी मोस्ट प्रोबेबली पियक्कड़ ही हो। तो ये दोस्त के ऊपर ही डिसाइड करेगा कि आप कौन हो। वैसे ये नेबर्स के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप हो कौन, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप। के नियरेस्ट नेबर्स, ये सुपरवाइज्ड है, ये हमें पता है, सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। तो ये क्या है? लेजी लर्नर है, लेजी लर्नर, या फिर इसको बोला जाता है इंस्टेंस बेस्ड मॉडल। अब लेजी लर्नर नाम में ही लेजी लिखा है, तो ये क्या करता है, कुछ अंडरनीथ कुछ फॉर्मूला वगैरह क्रिएट नहीं, मतलब आ, आ, ऐसा कोई मॉडल कंस्ट्रक्ट नहीं करता। वो सिंपली क्या करता है कि यहाँ पे एक क्लास है और यहाँ पे एक क्लास है, तो उसके सिर्फ ये वाला बेस्ट प्लेन लाइन बनाएगा, हाइपर प्लेन बनाएगा, बेस्ट फिट लाइन बोलो या फिर या क्लासिफिकेशन टास्क में ये हाइपर प्लेन बोलो, ये हाइपर प्लेन डाल देगा। और अब नया अगर डेटा आया कुछ भी, अब यहाँ पे ये वाला डेटा आ गया, तो इस लाइन की ये इस पार है, राइट, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या करेगा, ये जो क्लास है, मान के चलो ये है और ये बी क्लास है, तो ये क्लास को ये असाइन कर लेगा, दैट्स इट। ये इतना लेजी लर्नर है वो, कि कुछ काम नहीं, बाद में कुछ काम नहीं करेगा, कुछ कैलकुलेशन वगैरह खास नहीं करेगा। ये सिर्फ एक प्लेन बनाता है और उसके बेसिस के ऊपर ही हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंट फिर प्लेन के इस साइड है उस साइड है, उसके बेसिस के ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं कि दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्लास। सर ये क्लासिफिकेशन हो गया, राइट, मतलब ये क्लास में क्लासिफाई कर रहा है। हो गया, राइट। अब रिग्रेशन का भी बताता हूँ मैं, रिग्रेशन Yes. में होता है। देखो क्लासिफिकेशन में अब क्या हो रहा है, इट विल फाइंड के नियरेस्ट नेबर्स एंड प्रेडिक्ट द क्लास बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स। मतलब ये देखता है कि नेबर्स कौन से क्लास के ज्यादा है। अब यहाँ पे ये आ गया है, अब ऐसा है और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, तब ये देखता है कि इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है, इस क्लास का है या फिर इस क्लास का है। तो हमें पता चल रहा है कि कौन से क्लास का है, ये क्लास का है, इस क्लास का। तो ये क्या करता है, इस क्लास को असाइन करता है, मेजॉरिटी वोट्स देखता है कि यहाँ पे सर ये टाइम में डिवाइड करता होगा, किसको, जैसे
जैसे हम प्लस और माइनस 2 देख के चले तो माइनस कलेक्ट कर देता हो, प्लस कलेक्ट कर देता होगा, टाइप अलग करके तब वो करता हुआ है। मैं इंटरनल वर्किंग के ऊपर आता हूँ, 2 मिनट दे दीजिए। अब ये क्या कर रहा है कि सिर्फ ये के नियरेस्ट देख रहा है। के नियरेस्ट, के का मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। के का मतलब क्या होता है कि कितने नेबर्स लेने चाहिए, 1 लेना चाहिए, 2 लेने चाहिए, 3 लेने चाहिए, 4, 5, 6 कितने लेने चाहिए, ये होता है के का नंबर। वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको कितने नेबर्स देख के उसको असाइन करना है इस डेटा पॉइंट को। यहाँ पे अगर मान के चले 3 नेबर्स देखने हैं उसको, 3 नियरेस्ट, 3 के इक्वल्स टू 3, तो ये 3 देखेगा, 1, 2, 3 देखेगा, नियरेस्ट नेबर्स ये है। और उसके भी अंदर मैक्सिमम नेबर्स कौन से क्लास के हैं, तो ये तीनों मेंबर्स एक ही क्लास के हैं एक्चुअली, तो इसको ये क्लास असाइन कर देगा इसको भी। अब अगर ऐसा होता कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और नया डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो वो 3 नेबर्स देखेगा, 3 नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स देखेगा। एक नेबर मिल गया उसको, दूसरा नेबर मिल गया, तीसरा नेबर मिल गया उसको। अब ये देखेगा कि मैक्सिमम कौन से क्लास के नेबर्स है, तो मैक्सिमम ये क्लास के नेबर्स है, तो उसको इसको भी बोलेगा कि दिस डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू दिस क्लास, इनका जो भी क्लास है। अब रिग्रेशन की बारी। रिग्रेशन में कैसी वर्किंग होती है। It will find k nearest neighbors and predict the value of calculating the mean value of the nearest neighbors. That's it. अब ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, इस डेटा पॉइंट को, इस रिकॉर्ड को क्लासिफाई कर रहा है इनकी क्लास में। ये अगर डायबिटिक पर्सन है तो ये भी बोलेगा कि ये भी डायबिटिक है, तो क्लास को असाइन कर रहा है। अब क्या हो रहा है रिग्रेशन प्रॉब्लम में, 1, 2 सेम में एग्जांपल लेता हूँ, 3, और यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आ गया चौथा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 नियरेस्ट नेबर्स मिल रहे हैं उसको, ये वाले, और 2 में ये वाले हैं, राइट, या फिर पूरे 3 में है, ये 3 नियरेस्ट नेबर्स है, तो ये 3 डेटा पॉइंट मिल गए, तो तीनों डेटा पॉइंट का एवरेज निकालेगा ये। यहाँ पे तो एक्चुअली क्रॉस नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ पे भी एक नंबर होगा रैंडम, एक 3 डेटा पॉइंट, सैलरी मान के चलो कि सैलरी है, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस, तो सैलरी तो यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आ गया। अब तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट नेबर्स देखेगा, अगर आपने 2 दिए हैं तो ये बोलेगा, ये एक देखेगा, और इसका दोनों का एवरेज निकालेगा। इन दोनों का जो सैलरी का एवरेज है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस, और नया डेटा पॉइंट हमने दिया कि 3 साल के लिए कितना है, तो ये क्या करेगा इंटरनली इन दोनों का एवरेज निकालेगा नियरेस्ट नेबर्स का, और ये एवरेज इसको असाइन करेगा, ये एवरेज वैल्यू, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 करके जो भी वैल्यू आती है वो ये वैल्यू है रिग्रेशन के लिए। ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का। यस 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 सर। सर, यस सर। राइट, यस गुड। सबसे आसान है सर मेरे ख्याल से। ये सबसे आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, वो लेजी लर्नर है, कुछ नहीं करता वो। थोड़ी से आप मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मैं, इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है वो कैलकुलेट, 2 का एवरेज निकालना यानी क्या है, या फिर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है ना, वो हम देखेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आते हैं। मैं जब क्लास कर रहा था ना, मेरा उल्टा था, मुझे मशीन लर्निंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था।
और मेरा जो रैंक बढ़ने लगा ड्यूरिंग दैट क्लास, तो मैं सीधा 2 नंबर पे 11 से। हमारे बैच में बंदे 17-18 थे सिर्फ, और फिर बाद में तो 1 डीप लर्निंग वक्त। चलो अब यहाँ पे देखो, के नियरेस्ट नेबर्स, के नियरेस्ट नेबर्स में यहाँ पे 5 क्लासेस है, 1 2 3 4 5, और एक नया डेटा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अगर k की वैल्यू 1 की तो उसका सर्कल बनता है इतना। अब यहाँ पे एक क्लास है, तो ये k इक्वल टू 1 मतलब ये बिल्ली वाला क्लास असाइन हो जाएगा, कैट वाला क्लास। इसको k इक्वल टू 4 कर दिया तो 4 नेबर देखेगा ये, और 4 नेबर में से फिर सबसे ज्यादा कौन से क्लास के नेबर से वो देखेगा और उसको असाइन करेगा, उस क्लास को असाइन करेगा वो डेटा पॉइंट। The KNN algorithm calculates the probability of the test data belonging to the classes of K training data, and class holds the highest probability will be selected. In the case of regression, the value is the mean of K selected training points. ये क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए कैसे कैसे वर्क होता है, ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखो, लुक एट द डेटा। शुरुआत में क्या हो रहा है, वहाँ ये स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करते जाता है, तो यहाँ पे स्टेप्स दी हुई है। सो यू वांट टू क्लासिफाई द ग्रे डेटा पॉइंट इनटू क्लासेस। क्लासेस कितने हैं यहाँ पे? 3 क्लासेस है। येलो वाला अलग है, ग्रीन वाला अलग है, और ये ऑरेंज वाला अलग है। और ये आपको बताना है कि ग्रे डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज क्लासेस। देयर आर 3 पोटेंशियल क्लासेस, लाइम ग्रीन, ग्रीन और ऑरेंज। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, हर एक का डिस्टेंस। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रे पॉइंट्स एंड ऑल अदर पॉइंट्स। ये क्या कर रहा है, ग्रे पॉइंट और ऑल अदर पॉइंट सबका डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर रहा है, देखो। और यहाँ पे देख रहा है कि अब फिर बाद में तो हम देखते हैं कि सबसे नजदीकी नेबर कौन है, बट पहले तो ये होता है कि सबका डिस्टेंस कैलकुलेट होगा सारे डेटा पॉइंट्स का। यहाँ पे देखो, अब फाइंड नेबर्स। अब नेबर फाइंड करने की बारी आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक 2.1 सबसे करीबी नेबर उसका 2.1 है, फिर 2.4 है, फिर थर्ड नेबर कितना है, कौन सा है, 3.1 है, और फिर 4.5 डिस्टेंस की दूरी पे है फोर्थ नेबर। ये 4 नेबर्स है उसके। और फिर क्या करो, वोट ऑन लेबल्स, वोटिंग करो आप, मैक्सिमम वोटिंग, मैक्सिमम कौन से क्लास के नेबर से। तो 2 अगर देखे आपने यहाँ पे देखो, दे बिलोंग टू सेम क्लास। क्लास क्या है वो, लाइम ग्रीन है या फिर येलो है, जो भी आप बोलो, लाइम ग्रीन क्लास। तो क्लास लाइम ग्रीन विंस द वोट। वोटिंग सिस्टम से क्या हुआ, ये जीत गया। बट आप देखोगे यहाँ पे कि के कितने रखे हैं हमने, कोई बताएगा मुझे? के की वैल्यू कितनी रखी है हमने? 3 4 हाँ 1 2 4 रखी है, क्योंकि 4 ही हम देख रहे हैं यहाँ पे, 4 ही नेबर्स देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। के की वैल्यू क्या रखी है हमने, 4 ही रखी है इस केस में। तब जाके वो क्या करेगा, सबका डिस्टेंस तो सबका कैलकुलेट करेगा। सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जितने भी के की वैल्यू लिखी है हमने, वो के इक्वल टू 4 लिखी मान के चलो, तो क्या करेगा, टॉप 4 नेबर्स वो ढूंढ के निकालेगा और उनमें से उनमें वोटिंग करवाएगा कि सबसे ज्यादा वोट किसको है, सबसे ज्यादा क्लासेस के कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, वो हम देख के जो नया डेटा पॉइंट है, we will assign that new data point to that class.
सर एक जस्ट एक क्वेश्चन था. नाउ एवरी डेटा पॉइंट हैज अ डिफरेंट वैल्यू, राइट? सो हाउ इट इज असाइनिंग येलो लेबल टू 2.1 एंड 2.4? वो रेंज कैसे ले रहा है? कैसे? मीन्स अभी डेटा पॉइंट तो सबके अलग अलग है, राइट? अभी नंबर ऑफ वोट्स जब भी हम लोग देख रहे हैं, दैट टाइम येलो इज गेटिंग 2 वोट्स, ग्रीन इज गेटिंग 1 वोट एंड ऑरेंज इज गेटिंग 1 वोट, राइट? ये जो वोटिंग हो रही है, नंबर ऑफ वोट्स, तो ये दोनों वैल्यूज अलग है, तो ये क्लास एक इसमें कंबाइन कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये डिस्टेंस है, वैल्यूज नहीं है इसकी. मतलब वही डिस्टेंस की वैल्यूज बोल रहा हूँ मैं. मतलब अभी ये 2.1 है, 2.1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2.4, राइट? तो ये तो एलिमेंट वाइज अलग ही हो गया ना. पॉइंट तो वन और आप नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि कैटेगरी देख रहा है क्लास. ये, हाँ, कैटेगरी देख रहा है. ये इस कैटेगरी के लोग नजदीक रहते हैं. ओके सर, मतलब ये क्या वो कर रहा है कि क्लस्टरिंग कर रहा है हर डेटा पॉइंट्स का अलग अलग इसमें, और उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रिडिक्शन में नियरेस्ट इसमें कौन से कितने हैं वो देख रहा है, बराबर? हाँ, अब मतलब वो देखो. क्लास में कितने आ रहे हैं वहां पे, हाँ, ऐसे उस देख रहा क्लास में कितने आ रहे हैं, है. उस ओके ओके. पर्टिकुलर क्लास में. इस राइट राइट राइट. हाँ, तो इधर अभी ऑलरेडी अपना प्लेन बन चुका है कि ये वाला एक प्लेन नहीं, डिवाइड हो रहा है ये. यहाँ पे प्लेन बन रहा है. राइट राइट राइट. हाँ, या फिर ऐसा बोलो कि अम, बाद में भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा. जो बाद का हो आएगा डेटा पॉइंट, मान के चलो कि अब यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये ट्रेनिंग में कुछ सेव ही नहीं कर रहा है वो. अगर डेटा पॉइंट यहाँ पे आता है तो सारे नेबर्स फिर से वो कैलकुलेट करेगा, सारे नेबर्स का, सॉरी, सारे डेटा पॉइंट्स का वो डिस्टेंस फिर से कैलकुलेट करेगा, और नियरेस्ट नेबर्स देखेगा, मैक्सिमम वोट निकालेगा कौन से नियरेस्ट नेबर ज्यादा है, और उसको क्लास असाइन करेगा. एक्चुअली ये प्लेन नहीं करेगा, ठीक है, ये भूल जाओ. एक्चुअली ये कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे. ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में है. सर एक ये क्वेश्चन मुझे और आ रहा था, समझ में आ रहा था, जो मतलब सोच रहा था मैं, हाँ हाँ जैसे ये चारों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, देन क्या करेगा फिर वो? हाँ, मैं वहां तक आता हूँ. चारों चारों अलग अलग है ना, मैं आता हूँ वहां तक. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली भी यहाँ यहाँ पे होता क्या है, ये भी मैं आपको एक कॉर्नर केस यहाँ पे बता देता हूँ आपको. देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे दो डेटा पॉइंट्स है, और अ, या फिर तीन है मान के चलो, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक, दो और तीन है, और अब एग्जैक्टली नया डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया, और आपने दो नेबर सेट किए, दो नेबर्स. तो ये भी नजदीक है, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 कंसिडर करके चलो कि सारे डिस्टेंस सेम ही है, 2.1 ही है. तो अब ये असाइन कैसे करेगा? तो अब ये असाइन नहीं कर सकता ऐसे ऐसे मामले में. तो हम के की वैल्यू कभी भी इवन नंबर नहीं देते, हम के की वैल्यू हमेशा ऑड नंबर देते हैं, ताकि अब दो की जगह पे तीन कर देते हैं हम. अब तीन में क्या होगा, इसका भी कैलकुलेशन होगा इसके साथ, ये भी देखेगा. टॉप थ्री अब देखेगा वो, दो की जगह पे. पहले तो दो देखता था, बट टॉप थ्री देखेगा, और ये भी कैलकुलेट होगा. सब सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद टॉप थ्री देखेगा वो, और टॉप थ्री में से दो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. टॉप थ्री में से एटलीस्ट दो, या फिर अलग अलग पूरे हैं तो एटलीस्ट. अब ये अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये एरर्स दे रहा है. फिर अगर आपके सिनेरियो में ये क्या करेगा, हो सकता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाए उस इसको. तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होता कि एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस के ऊपर है वो. अगर दो डेटा पॉइंट्स, कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंस होता है डेसिमल्स में, 2.12497, ये कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, राइट? एग्जैक्टली कभी सेम नहीं होंगे. अगर होता है ऐसा कुछ एग्जैक्टली सेम, तो ये एरर दे देगा. फिर किसी एक को ही असाइन कर लेगा, दोनों को नहीं करेगा. हो सकता है कि वो गलत हो फिर उस केस में.
बट कोई भी एक वो रैंडमली असाइन कर देता है। मिल गया आंसर अजय? यस सर। अब देखो यहाँ पे, suppose we have image of creature that looks similar to cat or dog, but we want to know either it is cat or dog. So for this identification we use the KNN algorithm. It works on a similarity measure. ये similarity measure के ऊपर काम करेगा. Our KNN model will find the similar features of the new data set to the cats and dogs images, and based on the most similar features it will put it in either cat or dog category. अब ये समझ नहीं पा रहा है तो रॉन्ग आंसर देगा सर, जो कि हम बोलते हैं ट्रेनिंग के वो एरर से। अगर सेम ही रिजल्ट आ रहा है, सेम डिस्टेंस आ रहा है दोनों क्लास का, तो रैंडमली एक क्लास असाइन कर देगा। अब देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड KNN algorithm. Suppose there are two categories, category A and category B, and we have a new data point x1, new data point x1, और ये दो कैटेगरी है, कैटेगरी A, कैटेगरी B. So this data point will lie in which of these categories? To solve this type of problem, we need k-nearest neighbor algorithm. क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि क्लासेस सेपरेट होते हैं, तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस नहीं होता है। यहाँ पे देखो, क्लास ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पे फिर से वही समझाया है कि स्टेप्स कैसे कैसे हम लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, सेलेक्ट के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, के को सेलेक्ट करेंगे कि कितने नेबर्स लेने चाहिए। देन कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस आ गया है, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसको हम वो काफी अलग अलग डिस्टेंस यूज कर सकते हैं हम, राइट। यूक्लिडियन है, मैनहट्टन है, मिन्कॉस्की है, हमिंग डिस्टेंस है। 4 डिस्टेंस तो मुझे पता है, बाकी आप ढूंढ लो। बाकी तो काफी सारे हैं डिस्टेंस के मामले में, तो जकार्ड डिस्टेंस और ये वो काफी है, बट हमें सिर्फ 2 या 3 ही याद रखने हैं। यहाँ पे कौन कौन से डिस्टेंस मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ 2 मिनट में कि ये डिस्टेंस कैसे होते हैं और कैसे कैलकुलेट एग्जैक्टली हम करते हैं चीजें। take the k nearest neighbors as per the calculated Euclidean distance, and among k nearest neighbors count the number of data points in each category. Assign the new data point to that category for which the number of neighbors is maximum. Then our model is ready. पे देखो, अब ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो दिखाया है यहाँ पे। अब 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट वी विल चूज द नंबर ऑफ नेबर्स, सो इन दिस केस वी chose k equals to 5. Next we will calculate Euclidean distance between data points. The Euclidean distance is the distance between 2 points which we have already studied in geometry. हमने बचपन में पढ़ा है 9th-10th स्टैंडर्ड में, बट फिर से हम आज भी पढ़ने वाले हैं इस डिस्टेंस को, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अब देखो, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, 2 डेटा पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। उसका एक फॉर्मूला आता है। इसके देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 ये के कोऑर्डिनेट्स, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, ये x2, y2 ये b के कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे अब यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस ये सिंपल फार्मूला आता है।
ये हर एक डेटा पॉइंट को मतलब नया अगर डेटा पॉइंट आता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है वो। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना सर? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन मतलब, हाँ, ये यहां से यहां तक का यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगी वैसे। बट ये यूक्लिडियन डिस्टेंस पाइथागोरम थ्योरम के ऊपर है। अगर मैं आपको ये थ्योरम बताऊंगा यस यस। और आपको पता चल जाएगा अब यूक्लिडियन डिस्टेंस एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे हो रहा है। यूक्लिडियन डिस्टेंस, it is based on Pythagoras. अब मेरे पास ये एक डेटा पॉइंट है, उसका नाम मैं P1 करता हूं और उसका कुछ कोऑर्डिनेट देता हूं मैं। यहाँ पे 1,4 कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये 4 है, राइट, ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है, और एक मैं कल ये करता हूँ पॉइंट P2 करता हूँ। P2 वो क्या है, 4,1 है। यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पे ये 1 है। अब क्या हो रहा है, ये वाला देखो, ये यहाँ से यहाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। राइट। ये बी और सी अगर मैं चाहता हूँ कैलकुलेट करना है मुझे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी क्या है, सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, डी इक्वल टू बोल सकते हैं हम इसी को x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी केस में ये कैसे कैलकुलेट होगा, आप मुझे बताओ। x2 माइनस x1 कितना है, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आता है इसका, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू अंडर रूट ऑफ 18। उसकी वैल्यू क्या आती है, 4 पॉइंट समथिंग, 4.25 के करीब, राइट। ये आता है ना, ये फाइनल डिस्टेंस। ऐसे ही डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। इट इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। और यूक्लिडियन के साथ हमारे पास और 2-4 है। कौन कौन से है, एक तो मैनहट्टन, एक है मिन्कॉस्की और तीसरा है हमिंग डिस्टेंस। ये 3 डिस्टेंस है। और इसके अलावा ये वाला सर फॉर्मूला वेक्टर प्रोजेक्शंस के टाइम देखा था हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन जब भी हम लोग ये करते हैं ना, तो वो टाइम पे यही फॉर्मूला था उसका। स्टैटिक्स में देखा था हमने। राइट। तो ये डिस्टेंस मैट्रिक्स एटलीस्ट याद रखो आप, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगी कि डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन सी यूज किया आपने, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका तो फॉर्मूला सिंपल है सर। हाँ, इसका फॉर्मूला सिंपल है, बट हम इतने कुछ याद रखने के लिए ना वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं याद रखे, आप अगर याद रखना चाहोगे तो वेल एंड गुड, बट आप अगर भूल भी गए तो भी कुछ ये नहीं है।
आपको क्या पता होना चाहिए ये तो मैंने बता दिया। बाकी जो भी आप कर सकते हो उसके ऊपर, राइट, फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूला अगर बता दिया आपने तो वेल एंड गुड, वो तो अच्छा ही बोलेगा कि अरे वाह इस बंदे को तो फॉर्मूला भी आता है। बट अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। हाउ टू चूज के वैल्यू। अब के वैल्यू को कैसे चूज करते हैं? तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने 3 के नियरेस्ट नेबर्स इक्वल्स टू 3 बोला तो ये 3 को देख रहा है। यहाँ पे देखो 3 नियरेस्ट नेबर्स, 1 2 3, 3 सबका तो डिस्टेंस उसको पता है, बस वो 3 लेगा पहले, टॉप 3 रिजल्ट देगा। यहाँ पे देखो ये ले उसने ले लिया। 7 कर दिया तो क्या हो रहा है, 7 किया तो इसकी 4 कैटेगरी आ रही है और इसकी 3 ही आ रही है। देखो इस क्लास की 3 आ रहा है। यहाँ पे पूरा रिजल्ट ही चेंज हो रहा है। के इक्वल्स टू 3 और 7 कर दिया तो आपने, तो as you can verify from the above image, if we proceed with k equals to 3, then we can predict the test input belongs to class B. ये क्लास B, it belongs to class B, राइट। ये ट्रायंगल क्लास जो भी है, ये क्वेश्चन मार्क एक नया डेटा पॉइंट आ गया, तो इस डेटा पॉइंट को ये क्लास B को असाइन कर रहा है। बट अगर k इक्वल्स टू 7 किया तो वी प्रेडिक्ट द टेस्ट इनपुट बिलोंग्स टू क्लास A। ये क्लास को बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 नियरेस्ट नेबर्स है उसके। That's how you can imagine that the K has a powerful effect on KNN performance. यहाँ पे आपको ट्यून करना पड़ेगा, आपकी एरर्स कितने आ रहे हैं, राइट, एक्यूरेसी कितनी आ रही है डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज के ऊपर, वो आपको चेक करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि के की वैल्यू आप एग्जैक्टली कितनी रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या कि प्री डिफाइंड कुछ मेथड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप करते क्या है, अगर के की वैल्यू में 1 करता हूं तो ये क्या होता है, ये बनता है सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। क्योंकि ऐसा होता है कि अब ये क्या करेगा, एक ही अगर आपने के इक्वल टू 1 की वैल्यू कर दी तो हो सकता है कि हर एक डेटा पॉइंट के बीच में वो, देखो एक एक ट्रेनिंग के दौरान इतना वो ऐसी लाइन बनाता है, ऐसा प्लेन बनाता है, क्योंकि एक एक ही नेबर आपने चूज किया। तो ये क्या हो रहा है, प्रोन टू आउटलायर्स भी है और ये ओवरफिट भी हो रहा है यहाँ पे। बट के इक्वल्स टू ऑल कर दिया तो मीन ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स कर दिया आपने के इक्वल टू ऑल, तो ये क्या करेगा, तो मेजॉरिटी क्लास जो है ये वाला, अगर मेजॉरिटी क्लास है इसके ज्यादा सैंपल्स है तो उसी को कंटिन्यूअसली असाइन करता रहेगा नए डेटा पॉइंट को। तो ये भी गलत है, के इक्वल टू ऑल कर दिया सारे डेटा पॉइंट्स, ये तो कभी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते हम। तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, द majority class in the training will always win। तो जनरली क्या करते हैं हम फिर, के की वैल्यू we decided based on square root of number of data points, इसका स्क्वायर रूट के हिसाब से हम जनरली वो सेट करते हैं। बट हमें वो वही है, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि इतना ही रखना है, या आप
ये आप ही के ऊपर है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो उस के वैल्यू को। बट जनरली हम के वैल्यू ऑड रखते हैं, 2 4 6 ऐसा नहीं रखते, जनरली ऑड रखते हैं, ऑड नंबर। हमने अभी देखा है ऑड नंबर क्यों रखते हैं, सिंस KNN प्रेडिक्ट्स दी क्लास बेस्ड ऑन मेजॉरिटी वोटिंग मैकेनिज्म, इसलिए द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ टाई सिचुएशन विल बी मिनिमाइज्ड। टाई सिचुएशन, ये 2 क्लास है 2 क्लास है, तो उसमें कहाँ जाएगा फिर ये, तो ये टाई सिचुएशन है, वो रैंडम फिर असाइन कर देता है, वो ना हो इसलिए हम जनरली के की वैल्यू ऑड रखते हैं। और यहाँ पे और एक तरीका है, हम एरर प्लॉट यूज करते हैं, एरर प्लॉट, और बोलते हैं हम एक्यूरेसी प्लॉट, एक्यूरेसी प्लॉट, के वर्सेस एक्यूरेसी, कि के की वैल्यू कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है वर्सेस एक्यूरेसी। और देखेंगे कि 4-6 के वैल्यूज रखेंगे हम, उसमें से सबसे ज्यादा अगर एक्यूरेसी किसी के वैल्यू को मिल रही है तो वो वैल्यू फाइनलाइज करेंगे एज ए के वैल्यू, और फिर से रीरन करेंगे हमारा एल्गोरिथम, उसको बोलेंगे हम एरर प्लॉट निकालना। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, अब यूक्लिडियन और मैनहट्टन देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन अ न्यू डेटा पॉइंट एंड एग्जिस्टिंग पॉइंट। यूक्लिडियन का फॉर्मूला ये है, x माइनस वाई आई होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस, जितने जितने भी पॉइंट्स हैं उनके क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस ले रहे हैं, काइंड ऑफ MSC बट अंडर रूट ऑफ, सिमिलर फॉर्मूला है ये। और मैनहट्टन का क्या है, यहाँ ME मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है, मॉडल सॉरी एब्सोल्यूट 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 मोड वैल्यू ले रहे हैं, यानी वही है, सेम है, मोड वैल्यू लेना या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। ऊपर वाला RMSE की तरह और नीचे वाला मीन एब्सोल्यूट की तरह है, राइट। और तीसरा एक है और हमिंग डिस्टेंस। अभी हमिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इफ वी यूज कैटेगरिकल वेरिएबल्स तो हम हमिंग डिस्टेंस यूज करते हैं। अब ये याद रखना है आपको, हमिंग डिस्टेंस सिर्फ कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए काम आता है। If the value of x and value of y are the same, the distance d will be equal to 0, otherwise d equals to 1। तो ये सिमिलर फॉर्मूला है यहाँ पे, बट ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x एंड y की वैल्यू अगर सेम है, आर द सेम, द डिस्टेंस विल 0, अदरवाइज वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज 1 ऑटोमेटिक होता है हमिंग डिस्टेंस में। अब यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब इंटरनली वो मैनहट्टन ही डिस्टेंस है, बट कैटेगरिकल के लिए होने के कारण कैटेगरिकल वेरिएबल्स तो 0 1 में होंगे, 0 1 2 3, वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है। तो अगर वो कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, वो कैटेगरीज है, तो कैटेगरी के लिए उन्होंने सिर्फ मॉडिफाई किया है यही फॉर्मूला, और उसका नाम है हमिंग डिस्टेंस। अपने सिग्मॉइड फंक्शन की तरह, मतलब 0.5 से कम है तो 0 और ऊपर है तो 1, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये तो 0 रहेगा तो ही 0 होगा ना, 0 होगा तो ही 0 होगा ये, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए 1 होगा, 1 ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे सर फिर बायस क्रिएट नहीं करेगा क्या सर एक डेटा सेट के लिए? क्या क्या, दिस विल बी आवाज आपकी गई। लिटिल सर, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी है आपका आवाज आ रहा सर ये बायस क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि क्या है 0.1 अगर वैल्यू रहेगा स्टिल इट विल बी असाइनिंग टू क्लास 1। हाँ राइट राइट। अब ये बायस नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए है वैसे भी, तो
बट हम जनरली ये यूज ही नहीं करते, क्योंकि एक डेटा सेट में ऐसा नहीं होता कभी भी कि सारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है। तो हम जो है वो यही यूक्लिडियन डिस्टेंस ही यूज करते हैं जो डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे अगर पूरे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है तो हाँ, हमिंग डिस्टेंस यूज करके देख लो, चेक करो एक्यूरेसी आपकी, बट बायसनेस नहीं क्रिएट करेगा। अगर सारे डेटा डेटा अगर हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स काफ़ी कम है और फिर भी आप हमिंग डिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसके कारण थोड़े से एरर्स आ जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए उतना काम नहीं करेगा अच्छे से, फिर वो बायसनेस क्रिएट करेगा जैसे आप बोल रहे हो, बट कैटेगरिकल के लिए नहीं जो करता बायसनेस क्रिएट। जो बट अभी हमने सिग्मॉइड कर्व देखा था सर क्लासिफिकेशन के लिए, हाँ, वो 0.5 तक वो 0 पे कन्वर्ट करता था और 0.5 के ऊपर वो 1 को कन्वर्ट करता था। तो देयर वर टू क्लासेस डिवाइडेड, राइट? और वो प्लेन एकदम डिफाइंड है कि 0.5 तक मैं 0 ही रखूंगा उसको। तो राइट, वैसा इसमें है नहीं ना, मतलब इसके लिए आई वाज जस्ट वंडरिंग। वैसा इसमें नहीं है, यहाँ पे 0 है या फिर 1 है। और 0 कब है? जब x माइनस वाई सही में 0 है तो 0 है, बाकी सारी वैल्यूज के लिए वो 1 है। 0.5 के ऊपर की वैल्यूज के लिए 1 है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी सारी अगर x इक्वल नॉट इक्वल टू वाई देन d इक्वल टू 1। सिंपल सिंपल उन्होंने यहाँ पे ऐसे करके रखा है वो फॉर्मूला। अब देखो कि यस सर। कौन सा एल्गोरिथम कब करना है यूज, वो थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे। मिन्कॉस्की का नहीं दिया ना यहाँ पे, मिन्कॉस्की का फॉर्मूला देखो। मिन्कॉस्की का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi raised to p 1 डिवाइडेड बाई p। तो p क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है ये p, दैट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ मिन्कॉस्की डिस्टेंस। बस ये वाला फॉर्मूला हम मिन्कॉस्की अगर आपने ले लिया तो ये वाला फॉर्मूला करवाएगा। एक पूछना था सर, 1/p समेशन के बाहर है ना? हाँ, ये समेशन के बाहर है। 1/p समेशन के बाहर है ये वाले। हाँ, ऐसे करता हूँ मैं। अब क्लियर। तो इसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। p की वैल्यू 2 लेनी है, 1 लेनी है। कौन सी ऑर्डर रखनी है, 1 या 2? 1 बाकी कौन से कब यूज करने हैं वो एक मैं आपको बता देता हूँ। बर्न के केस में तो सर हमिंग वाला ही हो जाएगा ये तो। हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, ये चूज कर सकते हैं हम, राइट। ये कन्वर्ट होता है, ये फॉर्मूला ये कन्वर्टिबल है। 1 यूज कर दिया तो हमिंग टाइप हो जाएगा वो। हमिंग या फिर ये बोलो आप आपने और एक कौन सा देखा था? मैनहट्टन बोलो। मैनहट्टन में करते हैं ना आप। हम्म। चलो, डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन से हम यूज करेंगे? और ये कैसे कैसे यूज करेंगे? अगर मेरे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो यूक्लिडियन डिस्टेंस, और सारे केसेस में हम जनरली यही यूज करते हैं, यूक्लिडियन ही यूज करते हैं जनरली। कैटेगरिकल है तो
हमिंग डिस्टेंस, हमिंग या फिर मैनहट्टन। हाँ, जनरली हमिंग डिस्टेंस, because here we will check if the feature match or और not, डजंट मैच। matching or not matching feature. Then फिर मैनहट्टन कब यूज करेंगे? स्केलिंग नहीं किया आपने, विदाउट स्केलिंग अगर जाना चाहते हो तो मैनहट्टन यूज करो। डेटा की स्केलिंग नहीं की, मतलब क्या स्केलिंग नहीं की, मतलब क्या? अगर डेटा में आउटलायर्स भी है तब भी मैनहट्टन यूज करेंगे आप। स्प्रेड ज्यादा है तब भी मैनहट्टन यूज करेंगे आप। ये आउटलायर्स को हैंडल करता है मैनहट्टन। बस स्पीड चाहिए तो कौन सा लगता है आपको, कौन सा यूज करना चाहिए? सर यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन। यहाँ पे भी मैनहट्टन, ये फास्टर प्रोसेस होता है मैनहट्टन डिस्टेंस। इट इज computationally more efficient than Euclidean distance in certain implementation, राइट, यहाँ पे सिर्फ हम मॉड्यूलस लेना है। as it lacks root square application, lacks the square root operation, right? स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ता यहाँ पे। बाकी तो सेम प्रोसीजर है, बट वहां पे क्या है, इंटरनल कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, राइट? यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ता मैनहट्टन में। आप अगर यहाँ पे देखोगे मैनहट्टन में स्क्वायर रूट है क्या? नहीं है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, यहाँ पे सिंपल है। तो मैनहट्टन की प्रोसेस फास्ट होती है उसके कारण। ठीक है, ये तो है थियरी। अब कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। उसके पैरामीटर्स में देखो, के नियरेस्ट क्लासिफायर, क्लासिफायर के पैरामीटर्स, एन नेबर्स, एन नेबर्स कितने यूज कर रहे हो आप? 5, 6, 7 कितने यूज कर रहे हो? और डिफॉल्ट कितने होते हैं वो भी एक बार चेक करो। मुझे लगता है शायद 7 है, चेक करें। KNN algorithm, sklearn, अच्छा डिफॉल्ट 5 ही है। देखो, अगर कोई इंटीजर पास नहीं किया तो डिफॉल्ट 5 लेता है, के नियरेस्ट नेबर्स 5 लेता है। वेट्स क्या लेगा? यूनिफॉर्म, सबके वेट्स, वेट्स यूनिफॉर्म, या फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिफॉर्म, ये डिफॉल्ट है। यूनिफॉर्म वेट्स असाइन करेगा। ऑल पॉइंट्स इन ईच नेबरहुड आज वेटेज इक्वली, तो ये इक्वल वेटेज देगा सारे रिकॉर्ड्स के लिए। बट डिस्टेंस मेट्रिक क्या करेगा? वेट पॉइंट्स बाय इनवर्स ऑफ देयर डिस्टेंस। तो क्या करेगा? एक वेट असाइन करेगा हर एक रिकॉर्ड के लिए, और वो वेट कैसे होगा? इनवर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस, वो इनवर्स होगा। मतलब अगर बहुत दूर डेटा पॉइंट है तो उसको ज्यादा वेटेज है, बहुत नजदीकी डेटा पॉइंट है तो उसको कम वेटेज है। इस टाइप को काम करेगा।
तो इन दिस केस क्लोजर नेबर्स ऑफ अ क्वेरी विल हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन नेबर्स विच आर फर्दर अवे। अच्छा, ये उल्टा है, मतलब क्लोजर नेबर्स को ये ज्यादा वेटेज दे रहा है, ऐसा ये इन्होंने कहा है। बट इनवर्स क्यों ले रहा है फिर ये? वेट पॉइंट्स बाय द इनवर्स ऑफ देयर डिस्टेंस। अच्छा, समझ गया। इनवर्स इनवर्स ऑफ देयर डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस है तो ज्यादा वेटेज है, राइट राइट। पहला इंटरप्रिटेशन गलत था हमारा, मेरा। तो वेटेज कम है इसका मतलब, सॉरी, डिस्टेंस कम है तो वेटेज ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो वेट कम है उसका। वेट मतलब हम जो भी वेटेज असाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर इसको, असाइंड वैल्यू। हाँ, कि वेटेज उसका कम है फिर अगर लंबा डिस्टेंस है तो। ये भी अच्छा है, आप यूज कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए वैसे, अगर ये आपने यूज किया तो डिस्टेंस वर्सेस यूनिफॉर्म। और बाद में एक एल्गोरिदम आते हैं उन्हीं में, एक ऑटो है, एक बॉल ट्री, केडी ट्री, ब्रूट फोर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मेंशन किया है कि ब्रूट फोर्स क्या होता है। कि लेट्स कंसीडर फॉर सिंपलेस्ट केस विथ 2 डायमेंशनल प्लॉट, इफ वी look mathematically, the simple intuition is to calculate the Euclidean distance from the point of interest of those class we need to determine to all the points in the training set. Then we take the class with majority points. This is called brute force method. जो हमने अभी देखी है, ये वाली थियरी वाली सारी मेथड, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो मेथड है उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। अगर यही मेथड इंप्लीमेंट करनी है आपको तो आप ब्रूट फोर्स लिखो यहाँ पे, एल्गोरिदम ब्रूट फोर्स। दूसरा आता है केडी ट्री, के डायमेंशनल ट्री एक आता है। केडी ट्री क्या है? इट्स अ हिरार्किकल बाइनरी ट्री है, हर एक के 2 लीफ नोड्स है, एक पेरेंट नोड्स के 2 चाइल्ड नोड्स है हर एक के, यहाँ से जनरली ये, बट ये के ट्री होता है, के डायमेंशनल होता है। व्हेन this algorithm is used for KNN classification, it rearranges the whole data set in a binary tree structure so that when test data is provided, it would give out the results by traversing through the tree, which takes less than brute force search. तो brute force के लिए क्या होता है, हर एक डेटा पॉइंट के साथ वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, सबके साथ, वो सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और टॉप 3 लेके आता है। सबके साथ डिस्टेंस जब कैलकुलेट करता है वो, तो काफी समय लगता है। तो यहाँ पे क्या किया है, के डायमेंशनल केडी ट्री में ये ऑलरेडी एक नोड्स बना चुके हैं ये लोग। अब ये ट्री एक बार फॉर्म हो गई और नया डेटा आ गया तो वो सेम वे में क्लासीफाई होता है, जो आप डिसीजन ट्री में करते हो, यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्री बनी हुई है, जो भी नया डेटा पॉइंट आएगा वो उसी समय उसी तरीके से वो क्लासीफाई हो जाएगा, जैसे डिसीजन ट्री में होता है। वो सेम ट्री है, यहाँ पे भी सेम वे से क्लासीफाई होते होते यहाँ तक आ जाएगा, ताकि हर एक का डिस्टेंस का फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। एक ही बार हम कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान फिर नहीं करेंगे। फिर टेस्ट डेटा को ऐसी एक बार ट्री तैयार हो गई तो आप सिर्फ ट्री से वो डेटा भेजोगे। हम ये डिसीजन ट्री में देखा है, सिमिलर टाइप ऑफ ये के डायमेंशनल ट्री यहाँ पे भी बन रही है। फिर आता है बॉल ट्री। बॉल ट्री में क्या हो रहा है, सिमिलर टू केडी ट्री, बॉल ट्रीज आर आल्सो हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। दीज आर वेरी efficiently handle efficient, especially in case of high dimensions। अगर हाई डायमेंशनल डेटा है हमारा, देखो यहाँ पे 2 क्लस्टर्स आर क्रिएटेड इनिशियली, 2 क्लस्टर इनिशियली क्रिएट हो रहे हैं, फिर ऑल डेटा पॉइंट मस्ट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ दोज क्लस्टर। 2 क्लस्टर में सब डेटा पॉइंट्स असाइन हो रहे हैं। फिर वन पॉइंट कैन नॉट बी इन बोथ क्लस्टर्स। तो ये जो डेटा पॉइंट है वो 2 क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर सकता, किसी एक ही कर सकता है। डिस्टेंस ऑफ द point is calculated from the centroid of the each cluster. The point closer to the centroid goes into that particular cluster। अब पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 क्लस्टर असाइन हो रहे हैं, 2 क्लस्टर रैंडमली असाइन होते हैं, फिर हर एक का डिस्टेंस कैलकुलेट होता है उन 2 क्लस्टर के बीच में। Each cluster is then divided into sub clusters again
and then data points are classified in each cluster on the basis of distance from centroid. This is how we keep dividing certain up to till certain depth. Certain depth तक वो हम लगे रहते हैं. टाइप है वो बॉल ट्री. काइंड ऑफ ये हिरार्किकल क्लस्टरिंग टाइप है. किसी ने पढ़ी है हिरार्किकल, वेद ने और विवेक ने, तो ये हिरार्किकल टाइप है. अब हिरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम पहले ही क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं. पहले एक ही मान के चलो कि एक ही क्लस्टर पहले फॉर्म होता है हिरार्किकल क्लस्टरिंग में. फिर सबसे वो बनेंगे उसके फिर. हाँ, या फिर ऐसे मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे एग्जांपल देता हूँ. पहले हर एक का अलग अलग क्लस्टर फॉर्म होता है, मान के चलो हर एक का अलग अलग, यहाँ इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. फिर वो नियरेस्ट नेबर्स ढूंढता है और उसका एक क्लस्टर बना देता है. फिर नियरेस्ट नेबर ढूंढता है, इसका ये इंक्लूड करता है, फिर ये इंक्लूड करता है. फिर अगर बहुत ही दूर है तो ये वाला अलग क्लस्टर बनाता है. तो इस टाइप काम करता है ये वाला एल्गोरिदम भी. पहले एक ही, फिर 2 क्लस्टर बनाए, फिर 2 क्लस्टर में भी और 2 क्लस्टर बनाए, उसमें कुछ डेटा पॉइंट्स ऐड कर दिए उन्होंने. और ये अगर ये फाइनल बन गया तो नया डेटा पॉइंट जब आएगा तब वो उसी वे से क्लासिफाई होगा. अब ये क्या है कि ये सिर्फ जो कैलकुलेशन, हेवी कैलकुलेशन लगते हैं इस केस में, बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन बच जाता है, सिर्फ उतना ही है. डिफरेंट उन्होंने तरीके ढूंढ के निकाले हैं. बॉल ट्री, केडी ट्री, ब्रूट फोर्स तो हमें पता है. ये एक पैरामीटर है जो यहाँ पे देखो, केडी ट्री, ब्रूट फोर्स और डिफॉल्ट ऑटो होता है. ऑटो विल अटेम्प्ट टू डिसाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम बेस्ड ऑन वैल्यू प्रेजेंट फिट मेथड. ये ऑटोमेटिकली ये तीनों में से एक फिट करता है, जो भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको. तो जनरली यही ऑटो ही करते हैं हम. डिफॉल्ट तो ऑटो ही रहता है, तो इसको चेंज ही नहीं करते हम कभी भी. बस आपको समझाना है इसलिए मैंने समझा दिया आपको. बट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स एन नेबर्स, फिर वेट दे दो, देना है तो. बाकी कुछ काम के नहीं है. और अगर पूछा आपको इंटरव्यू में तो एन नेबर्स बताओ, वेट्स बताओ, एल्गोरिदम कौन सा यूज होता है इंटरनली वो बताओ, बस इतना ही पूछते हो कि हाइपर पैरामीटर्स कौन से ट्यून किया आपने. सर एक चीज बताइए, मतलब ये क्या डिसीजन ट्री का पार्ट है या अलग से ही है? कौन सा? ये केएनएन नहीं ये अलग ही है, मॉडल अलग है, पूरा अलग है. बट उस मॉडल अलग है. हाँ. अगर यहाँ पे देखोगे मॉडल इंपोर्ट कैसे करते हैं हम, देखो डिसीजन ट्री कम्प्लीटली अलग है, ये कम्प्लीटली अलग है. इसका वर्किंग हमने देखा है. आपको इसके कारण लग रहा है क्या वो इस टाइप को तैयार कर रहा है, बॉल ट्री और केडी ट्री? नहीं, ये पूरा अलग है. उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे देखो, ये स्केलर नेबर्स से हम के नियरेस्ट नेबर्स क्लासिफायर, के नेबर्स क्लासिफायर को इंपोर्ट कर रहे हैं हम. और फिर इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे देखो कॉल कर रहे हैं इस क्लास को, के नेबर्स क्लासिफायर, नेबर्स इक्वल्स टू 3. पूरा अलग है. बट इंटरनली क्या हो रहा है, अगर आपने ब्रूट फोर्स यूज किया तो सारे कैलकुलेशन खुद करता है और हर वक्त करता है वो कैलकुलेशंस. तो हर वक्त ना करे कैलकुलेशंस, इसके लिए कुछ वेज है. वो वे क्या है, के डायमेंशनल ट्री एक है जहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और हर एक नया डेटा पॉइंट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ट्री काइंड ऑफ ये मॉडल बनता है, ये ट्री बनता है.
और ये ट्री बनने के बाद, ट्रेनिंग के दौरान ये ट्री बनने के बाद टेस्टिंग के दौरान अगर नया डेटा पॉइंट आता है तो हाँ, आवाज बीच में कट गई थी सर। सर बीच में आवाज चला गया था। अच्छा, अभी आ रही है ना आवाज? यस सर, मतलब वो जो आप बोल रहे थे ना, नोड क्रिएट करता है, ट्री का ब्रांचेस क्रिएट करता है, वहां पे आवाज चला गया। राइट, ये वाला जो ट्री तैयार करता है, और अगर टेस्ट डेटा पॉइंट आया तो सेम वे से वो क्लासिफाई करेगा। जैसे डिसीजन ट्री डिसीजन लेती है वैसे ही वो डिसाइड करेगा। बट हाँ, ये कैसे कैलकुलेट होता है तो डिस्टेंस बेस्ड है, वो ट्री का डिस्टेंस बेस्ड नहीं है, वो अलग है। वहां पे डिफरेंस क्या है, वहां पे जो है डिसीजन ट्री में वो हम एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन वो कैलकुलेट करते हैं। ट्री स्प्लिटिंग क्राइटेरिया वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे जो स्प्लिट हो रहा है वो डिस्टेंस बेस्ड ऊपर है, डिस्टेंस के ऊपर। राइट, अब डिफरेंस क्लियर है अजय? सर इसमें वो Yes, sir. अपना जो नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, के का वैल्यू जो दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, उसके सब कुछ एक्चुअली उसी के ऊपर डिपेंड है। हमने पता लगाया है यहाँ पे, राइट, कैसे ये वर्क हो रहा है और कैसे मिसक्लासिफिकेशन भी होता है। तो इसलिए मैं आपको एक नोटबुक, एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। अब आपको क्या करना है, सेम डेटा लेके वही आर्टिकल इंप्लीमेंट करके मुझे बताना है कि व्हाट इज बेस्ट के वैल्यू Yes, इन sir. योर केस। बाकी इम्प्लीमेंटेशन सेम है। इम्प्लीमेंटेशन में आप देख लो एक बार ये इम्प्लीमेंटेशन, राइट। यहाँ पे एक्स और वाई, फिर से एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सब कुछ स्प्लिट किया है। फिर यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या उन्होंने 3 रखी है और फाइनल स्कोर लिया है यहाँ पे, और फाइंडिंग बेस्ट के वैल्यू भी। कि के वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, के इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो एन नेबर्स इक्वल टू ईच दिया है। ईच मतलब 1 to 24, राइट। और फिटिंग कर रहे हैं हर एक के की वैल्यू के ऊपर, और सबसे बेस्ट के वैल्यू वर्सेस एक्यूरेसी ये ग्राफ निकल के आया है। तो के वैल्यू और एक्यूरेसी देखो बढ़ रही है जैसे के वैल्यू बढ़ रही है। बट वो टेस्टिंग के लिए भी, हाँ ये टेस्टिंग के लिए ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हो कि के वैल्यू हमें लगभग राइट 20 रखनी है। 20 के करीब, 19 या 20 जितनी भी है, 21 ऑड नंबर कोई भी एक सेलेक्ट करो और वो रख दो, क्योंकि इसके बाद एक्यूरेसी जो है वो कम हो रही है। देखो यहाँ पे, और ये यहाँ सर पे देखो रेंज यूज करके इटरेट करके हम लोग हर एक किसके लिए निकाल रहे हैं क्या? हाँ, के वैल्यू के लिए लूप यूज किया वहां पर, लूप से कर रहे हैं। हर एक के लिए निकाल रहे हैं हम और लूप फॉर लूप यूज करके। फॉर। राइट। और यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर्स की संख्या कितनी है, अब 19 को फिक्स कर रहे हैं हम। 19 का क्लासिफायर अलग सा बना रहे हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायल किया था हमने, अब यहाँ पे प्रोडक्शन रेडी कर रहे हैं हम, राइट, इस एल्गोरिदम को। और फिर बाद में फिटिंग और टेस्टिंग फिर से। अभी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया हर किसी को? यस सर। यस सर। यस सर, यस। सुशांत सर उसमें एक्यूरेसी काफी अच्छा आया था, आई थिंक। ये जो अभी 19 हमने लिया था तो 19 NN स्कोर अच्छी है, राइट। और एक मैं आर्टिकल देता हूँ, आपको क्या करना है, यही सेम डेटा लेना है। नॉर्मल ये डेटा कौन सा है, यहाँ पे डेटा की लिंक है। तो यही डेटा लेके आपको यही सेम एल्गोरिदम फिट करना है। बट मैं जो अभी दे रहा हूँ आपको एक आर्टिकल,
वो आर्टिकल इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। ओके सर। इसी डेटा के ऊपर तो देखो कि एक्यूरेसी कैसी बढ़ रही है। और सारे पैरामीटर्स ट्यून करो, ट्यून करके रिजल्ट चेक करो। सिर्फ इतना ही नहीं करना है आपको, सिर्फ के वैल्यू नहीं करना है। के अलावा के एक बार फिट हो गई, के एक बार फाइनलाइज हो गई, तो उसके बाद क्या करो, अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करके भी रिजल्ट एक बार चेक कर लो। मैन्युअली करो, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रिड सर सीवी नहीं सिखाया आपको, तो मैन्युअली वो पैरामीटर्स पास करो कोमा कोमा करके, और देख लो, 2-4 मॉडल बनाओ ऐसे करके। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अब ट्यूसडे को फिर से। ट्यूसडे का एजेंडा होगा आपकी थोड़ी सी रिवीजन प्लस रियल लाइफ में कुछ जैसे हम काम करते हैं वो डिस्कशन, और जो भी आपको नहीं समझ में आया उसके अराउंड भी कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। तो ये मोटा मोटी हमारा एजेंडा। उसके अलावा मैं चाहता हूं कि न्यू बायस भी ले लूं मैं उसमें, बट देखते हैं उसी समय वो डिसाइड करेंगे। बट हम मिलेंगे फिर से मंडे ट्यूसडे शाम को 9 बजे। 9 बजे। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सर इसमें के मॉडल में? क्या बोले सुशांत? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इंटरव्यू में? क्वेश्चन केएनएन के बारे में, केएनएन का एक तो वर्किंग बताओ केएनएन का, केएनएन और के मींस में क्या डिफरेंस है आप लिख लो। ये सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, के मींस और केएनएन में डिफरेंस क्या है। तो के मींस एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड है, केएनएन एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड है। एक तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और वर्किंग में भी डिफरेंस है। हम ये डिफरेंस के मींस जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे, बट हाँ वो लिखना है तो लिख लो आज। फिर आता है राइट डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज्ड इन केएनएन। डिस्टेंस मैट्रिक्स आपने कौन से यूज किए, हाइपर पैरामीटर्स कौन से ट्यून किए केएनएन के लिए, और उसकी वर्किंग, हाउ केएनएन वर्क्स। ये 4 से 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है फिर ओके चलिए, मुझे असाइनमेंट करके एक बार भेज दो जो अभी मुझे सुशांत की मिली है, मैं रिव्यू करूंगा आज। बाकी प्रकाश, वेद, अजय, मोनिका, स्वप्निल, आपके असाइनमेंट सर चाहिए? हाउस प्राइस का हो गया है, हाउस प्राइस का मैं भेज देता हूँ आज आपको। ठीक है, जो भी है हुआ है राइट, वो आप भेज दो। धीरे धीरे करके हम सारे असाइनमेंट कर लेंगे। बट हाँ, मोनिका का साथ मैं आज कॉल अरेंज करता हूँ। मोनिका, आप जब भी फ्री हो शाम को, तब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्रोसीड कैसे कैसे करना है अब आगे से। मैं खुद ही कॉल कर लूंगा आपको। आप बिजी हो तो बाद में कर लेना, वापस मुझे कॉल बैक करना जब भी आप फ्री होती हो। मैं शाम के दौरान आपको कॉल करूंगा। और बाकी तो लोग ठीक है कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं ट्यूसडे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.